नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे वन बेल्ट वन रोड परियोजना, चाइना की इस परियोजना के बारे में। परियोजना तो काफ़ी पुरानी है, लेकिन अभी ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि चीन जो है अब बेदम होता चला जा रहा है। अब ये परियोजना चीन की काफ़ी ढीली पड़ती चली जा रही है। तो सबसे पहले इस परियोजना के बारे में समझेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि क्यों ये परियोजना इतनी ढीली पड़ती चली जा रही है और चाइना जो एक महाशक्ति बनकर उभरना चाहता था, अब धीरे धीरे डिक्लाइनिंग अवस्था में चला जा रहा है। तो ये देखिए, वन बेल्ट वन रोड परियोजना है। सबसे पहले कुछ हिस्ट्री के बारे में अगर बात करें तो देखिए, यहाँ क्या हुआ था कि ये प्राचीन जो रेशम मार्ग है, आपने शायद सुना होगा रेशम मार्ग का नाम, आप प्राचीन इतिहास वाले पुस्तक में पढ़ते होंगे रेशम मार्ग के बारे में। इसमें क्या करता था, चाइना जो है, चाइना यूरोप और अन्य देशों के साथ व्यापार करता था। और ये देखिए, ये जो आपको जो पिंक कलर में दिख रहा है वो कैसा मार्ग है? स्थल मार्ग है। और जो ये नीचे में ब्लू कलर में दिख रहा है ये कैसा है? जल मार्ग है। तो इसके माध्यम से चाइना जो है वो अन्य देशों के साथ, यूरोप के साथ, मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार करता था। अब देखेंगे तो ये वाला जो इलाका था, ये वाला आपका जो ये वाला पोर्शन था, ये वाला जो स्थल मार्ग था, इस पर कनिष्क ने कब्जा कर लिया और धीरे धीरे चाइना जो है डिक्लाइनिंग अवस्था में इस समय भी चला गया। लेकिन फिर बात आई अब रिसेंटली 2013 में क्या हुआ कि यहाँ पर बैठे कजाकिस्तान में सी जिनपिंग साहब, कजाकिस्तान में मीटिंग हुई। सी जिनपिंग साहब चाय वाय पी रहे थे और उन्होंने एक प्लान किया। प्लान क्या था? प्लान ये था कि जो तुम्हारे पूर्वज करते आ रहे थे व्यापार इस रेशम मार्ग से, फिर से इसको चालू किया जाए। तो कजाकिस्तान की सरकार ने कहा बहुत बढ़िया भाई, ये केवल आप बोल रहे हैं या फिर इस पर काम भी करेंगे? तो इन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हम इस पर बिल्कुल काम करेंगे। और इसका नाम सी जिनपिंग साहब ने कहा BRI, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो बात आई कि भाई ये बेल्ट क्या है, फिर ये रोड क्या है, ठीक है। तो उन्होंने अच्छे तरीके से इसको बताने का प्रयास किया कि बेल्ट आप उसको कहते हैं जो ये वाला जो मार्ग है, जिसमें आप ये देखिए ये रिसेंट वाला है, इसमें जो येलो वाला है जिसके माध्यम से कजाकिस्तान, मध्य एशियाई देश जितने भी हैं, फिर यूरोप और अन्य देशों के साथ इस मार्ग से, जो स्थल मार्ग है, इस मार्ग से जो चाइना व्यापार करेगा, इसको आप कहेंगे बेल्ट। तो बहुत बढ़िया भाई, ये हो गया सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट जो आप ये देख रहे हैं। फिर बात हुई कि साहब आप तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कह रहे हैं, बेल्ट तो आपने बता दिया, जो रोड है वो बेल्ट है। ये तो घुमा फिरा के बात कर रहे हैं कि जो रोड है वो बन गया बेल्ट। तो फिर रोड क्या है? आप BRI में बेल्ट को रोड बना दिए, तो फिर ये अगला रोड जो है वो क्या है? तो इन्होंने कहा कि जो ये मैरीटाइम है, देखिए रोड किसको बोल दिया? जो ये मैरीटाइम है, और मैरीटाइम जो ये समुद्री मार्ग है जिस माध्यम से हम व्यापार करेंगे यूरोप अन्य देशों के साथ, उसको हम कहेंगे रोड। देखिए कितना बढ़िया अंग्रेजी है, देख ही रहे हैं आप। बेल्ट आप किसको कह रहे हैं? बेल्ट आप कह रहे हैं रोड को, स्थल मार्ग को। और रोड किसको कह रहे हैं? तो जल मार्ग को। बारे सी जिनपिंग साहब, और सी जिनपिंग साहब ने ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया। इसमें सी जिनपिंग साहब का था कि वैसे देशों को जोड़ो जो अपने कंगाल है, वैसे देशों को खूब पैसा दो, जो खुद से कंगाल है उनको खूब पैसा दो। क्यों? ताकि वो मेरे जाल में फंस जाएं और फिर मैं जो चाहूं वो करूं, मैं उन पर अपना शर्त थोप दूं। तो लगभग 70 देशों के साथ सोचा कि इस परियोजना को स्टार्ट करेंगे। और नहीं तो नहीं, तो उन्होंने क्या किया, 2017 में चीन के संविधान में भी इस परियोजना को शामिल कर दिया। वाह रे वाह। अब इसके लिए सी जिनपिंग साहब ने क्या किया? तो सी जिनपिंग साहब ने इसके लिए एक बैंक के बारे में सोचा कि चलो एक बैंक बनाते हैं और उस बैंक में पैसा देंगे, और वो बैंक जो है इन देशों को, जो ये कंगाल पड़े देश हैं जिनके पास खुद का औकात नहीं है कि वो पैसा लेकर हमारा लौटा सकें, उनमें क्या करते हैं? तो उनमें रोड बनाते हैं, अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, जैसे सड़क बना दो, जैसे पोर्ट बना दो, जैसे
हवाई मार्ग बना दो, रिफाइनरी बना दो, बुलेट ट्रेन चलवा दो, मेट्रो ट्रेन चलवा दो, अलग अलग परियोजना के लिए उनको लोन देते हैं और उनका विकास करते हैं। सभी के सभी देशों को लगा कि बड़ा अच्छा बात है भाई, चाइना पैसा भी दे रहा है, विकास भी कर दे रहा है। और चाइना तो इसमें एक गेम खेल रहा था कि उन देशों को ही पैसा दे रहा है जिनके पास, उनको पता है कि ये लौटा मेरा पैसा नहीं पाएंगे, मेरा पैसा तो पड़ा है, मेरा पैसा से मुझे इंटरेस्ट भी मिल जाएगा और ये देश फकीर के फकीर ही रह जाएंगे, कंगाल बने ही रह जाएंगे, क्योंकि ये मेरे ऋण जाल में ही फंस जाएंगे। ठीक है, तो चाइना ने उनके यहाँ अलग अलग तरीके से डेवलपमेंट करने का सोचा। चाहे वो डेवलपमेंट, आप देखिए किस किस तरीके का डेवलपमेंट चाइना ने किया है। अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि चाहे तो वो पोर्ट बना दिया, रिफाइनरी बना दिया, अलग अलग चीज़ से रेल व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया। तो अलग अलग तरीके से इसने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम किया। लेकिन इसमें जो चीन की चाल थी वो अब आपको क्या दिखाई पड़ रहा है, जो हालिया न्यूज़ में है, कि वो अब धीमी पड़ती चली जा रही है। और जो मैं बात कर रहा था कि इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि एक बैंक बनाते हैं जिसका नाम रखा एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। और उसका मुख्यालय कहाँ बनाया, शी जिनपिंग ने बीजिंग में उसमें पैसा डाला और उस पैसे के माध्यम से अलग अलग देशों को ऋण दिया। 6 कॉरिडोर बनाने का भी प्लान किया कि 6 कॉरिडोर बनाएंगे, 6 कॉरिडोर्स बनाएंगे। और उसमें एक कॉरिडोर कहाँ का सोच लिया, तो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और इससे भारत को होने लगी आपत्ति, क्योंकि ये हमारे कश्मीर से होकर गुजरता था और इससे भारत को आपत्ति होनी लाजमी थी। तो ये एक कॉरिडोर बना दिया और इसके माध्यम से पाकिस्तान को पूरा फंसा लिया। आज पाकिस्तान चाइना चाइना का ही नाम जपता रहता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान फंस चुका है, पूरे ऋण जाल में फंस चुका है। अब उसको लोन लेने के लिए भी चाइना सरकार से लोन का ऋण चुकता करने के लिए, मतलब लोन का ब्याज चुकता करने के लिए, प्रिंसिपल अमाउंट चुकता करने के लिए भी किसके पास लोन लेने जाना पड़ता है, फिर से चाइना के पास ही लोन लेता है। मतलब चाइना का लोन चुकता करने के लिए चाइना से ही लोन लेता है। कितना अच्छा बात है। तो ये कुछ मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं। इस बैकग्राउंड के माध्यम से आप समझेंगे कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वन बेल्ट वन रोड, ये था क्या, इसके माध्यम से चीनी सरकार करना क्या चाहती थी। तो ये पूरा आर्थिक साम्राज्यवाद की तरफ एक कदम था कि पूरे तरीके से पूरे विश्व में अपना जलवा बिखेरा जाए, पूरे विश्व को आर्थिक तौर पर गुलाम बना लिया जाए और पूरा विश्व केवल मेरा ही नाम जपता रहे। लेकिन अभी जो हालिया न्यूज़ है उसके हिसाब से आप देखिएगा तो चाइना इसमें काफ़ी धीमा पड़ता चला जा रहा है। तो ये जितनी भी बातें मैंने आपको बताई है, ये सब क्या है, ये सब बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है कि जितनी भी बातें हैं ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये सभी बातों का जो पीपीटी है, पीडीएफ आपको मिलेगा। यहाँ देखिए, अभ्यास के लिए एक प्रश्न है, डायमंड नेकलेस नीति किस देश की सामरिक रणनीति है, ये बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। न्यूज़ में क्यों है, इस पर बात करते हैं। तो हालिया खबरों की माने तो चीन ने इस साल की पहली छमाही में रूस, श्रीलंका और मिस्र में अपने बेल्ट रोड इनिशिएटिव के माध्यम से किसी भी नई परियोजना का वित्त पोषण नहीं किया है, किसी भी नई परियोजना का। देखिए, वहीं 2019 के पश्चात बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के ऋण शर्तों एवं पर्यावरण संबंधी चिंताओं पर आलोचना के कारण निवेश 54% गिर गया है। मैंने बताया ना कि इनका जो ऋण का शर्त है वो काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी डिफिकल्ट। ये कहते क्या है, लोन हम देंगे, इंटरेस्ट हम डिसाइड करेंगे, जब मांगना होगा मैं वापस पैसा मांग सकता हूँ, मेरे लोग जाकर वहाँ पर डेवलपमेंट करेंगे। मतलब लोन का पैसा मैं कमाऊंगा, उससे इंटरेस्ट मैं कमाऊंगा, अगर आप उसको चुकता ना कर पाए तो उसका अधिग्रहण भी मैं ही कर लूँगा, मेरे लोग जाकर वहाँ पर काम करेंगे, मेरी कंपनियों से जो स्टील बनता है, सीमेंट बनता है, सब कुछ आपके यहाँ जाएगा। तो फायदा अल्टीमेटली किसका होना है, तो मेरा होना है, तो बस चाइना का फायदा होना है। बाद बाकी आप क्या बनेंगे, तो आप आर्थिक तौर पर गुलाम बन जाएंगे। तो ये बात है। क्या है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये पूरी बातें जो है मैंने आपको बता दी कि देखिए, कजाकिस्तान की
आधिकारिक जब सितंबर 2013 में कजाकिस्तान की आधिकारिक यात्रा के दौरान शी जिनपिंग ने मूल रूप से सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट के रूप में इसकी घोषणा किए थे। ठीक, चीन के आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार मार्च 2022 तक 146 देशों BRI से किसी न किसी रूप में जुड़े हुए हैं। तो 146 देश किसी न किसी तरीके से BRI से जुड़े हुए हैं। मैंने बताया इस पहल को 2017 में चीन के संविधान में भी शामिल कर लिया गया था। मैंने बताया तो संविधान में भी शामिल कर लिया है, संवैधानिक अधिकार बना लिया है। इसे 2013 में चीनी सरकार द्वारा लगभग 70 देशों में आधारभूत संरचना में निवेश करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। बात जो है खूब मीठा मीठा बोलता है कि हम आपके यहाँ आधारभूत संरचना का विकास कर देंगे, आपका जो डेवलपमेंट है काफ़ी हो जाएगा, आप आर्थिक तरक्की करने लगेंगे, आपके लोगों को रोजगार मिल जाएगा। और करना क्या चाहता है, तो आर्थिक तौर पर देशों को गुलाम बनाना चाहता है। सीधी सीधी बात है। ठीक, तो ये सब बातें जो हैं मैंने आपको बता दी। देखिए यहाँ पर पश्चिमी एशियाई देश हैं, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, फिर ताजिकिस्तान, ये सब सभी पश्चिमी एशियाई देश हैं। और ये पहले जो है वो क्या करते थे, इनके पूर्वज जो हैं वो चीन से रेशम मार्ग के माध्यम से व्यापार करते थे। मैंने ये सब बातें आपको बता दी कि क्या है ये बेल्ट और रोड का मतलब, बताया कितना बढ़िया अंग्रेजी है। बेल्ट का मतलब क्या है, जो ये स्थल मार्ग आपने देखा, जो भी आपने फोटो में स्थल मार्ग देखा है वो बेल्ट है। और रोड कौन सा मार्ग है, मैरीटाइम, जो समुद्री मार्ग है उसको रोड कह दिया। कितना बढ़िया अंग्रेजी का ज्ञान है ये। ठीक है, इसको बेल्ट कह दिया, रोड वाले मार्ग को बेल्ट कह देते हैं और समुद्री मार्ग को रोड कह दिया। ये देखिए ये सब अलग अलग तरीके का डेवलपमेंट जो है वो चाइना करता है। चीन की बेल्ट एवं रोड विकास रणनीति का उद्देश्य चीन एवं चीन सहित 6 मुख्य आर्थिक गलियारों का निर्माण करना है। मैंने आपको बताया कि 6 इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना चीन का उद्देश्य था। उसमें से एक इकोनॉमिक कॉरिडोर कौन सा है, एक इकोनॉमिक कॉरिडोर आप देख रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। और ये जो है ये देखिए चाइना से जाता है यहाँ पर पाकिस्तान में। ठीक है, और ये POK से गुजरता है, जिसके कारण क्या है, ये हमारे वाले कश्मीर वाले हिस्सा से गुजरता है, जिसके कारण भारत को इसमें काफ़ी आपत्ति है। और आप देखेंगे तो CPEC के कारण पाकिस्तान की जो स्थिति है वो काफ़ी गंभीर हो चुकी है। पाकिस्तान आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है, ये सब आपको पता है। बस जो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष हैं बस चीन चीन का नाम जप रहे थे और उनकी स्थिति चीन ने काफ़ी खराब कर दी है। अब देखिए इससे लाभ क्या मिलेगा चाइना को, तो लाभ तो काफ़ी है। पश्चिमी चीन में विकास को बढ़ावा देना चीन के उत्पादन तंत्र को अधिक मजबूत बनाएगा। चीन की वैश्विक बाजार में पहुंच आसान होगी। ऑब्वियसली बात है, चीन अलग अलग देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, पूरे विश्व के बाजार में पहुंच जाएगा। वहाँ सभी कंपनियां जो चीन की हैं अलग अलग तरीके से अलग अलग देश में इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगी। चीन जो है सभी देशों में जब इन्वेस्टमेंट करेगा, सभी देशों में जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा तो चीन की कंपनियों को भी अनुभव प्राप्त हो जाएगा। खूब बढ़िया। अब चीन की कंपनियां भी क्या करेंगी, पूरे मार्केट में खड़ी हो जाएंगी। ठीक है, साथ ही साथ उत्पादन तंत्र, अब सीमेंट कहाँ से जाना है, स्टील कहाँ से जाना है, तो सब कहाँ से जाएगा, चाइना से जाएगा। और चाइना क्या करेगा, वहाँ जाकर डेवलपमेंट करेगा। 461 अरब डॉलर तो केवल अफ्रीका को चाइना ने दिया है। अब आप इसे सोच सकते हैं कि चाइना किस प्रकार से ये काम कर रहा है। ठीक है, पूरे तरीके से चाहता है कि मार एकदम गुलामे बना दें। कूटनीतिक लाभ क्या है, यह चीनी सॉफ्ट पावर को बढ़ाएगा। ठीक, चाइना तो बेचारा सोचता है कि सभी देश सोचेंगे कि चाइना मेरा कितना मदद कर रहा है, चाइना हमको कितना दुलार कर रहा है, चाइना हमसे किस प्रकार से जुड़ रहा है, चाइना हमारा डेवलपमेंट कर रहा है। तो चाइना को ऐसा लगता है कि ये मेरे सॉफ्ट पावर को बढ़ाएगा। ठीक है, हार्ड पावर मतलब वो बंदूक गोली वाली नीति, यहाँ पर क्या है सॉफ्ट पावर। सॉफ्ट पावर का मतलब होता है कि हम आपके यहाँ विकास करेंगे, अच्छे अच्छे काम करेंगे, जिससे आपका और मेरा संबंध मजबूत हो जाएगा। चीन ट्रेड में वर्चस्व स्थापित कर सकेगा, ये तो सही बात है। पूरे व्यापार पूरा व्यापारिक मार्ग ही जब वो बनाएगा तो उसमें वर्चस्व उसी का बना रहेगा। चीनी मुद्रा का प्रभाव और डॉलर के जैसे हो सकेगा। वो तो चाइना चाहता भी है कि उसकी जो मुद्रा है उसका प्रभाव डॉलर की तरह हो जाए। ठीक है, तो इतने सारे देश, हर देश में जब चाइना का ही प्रभाव रहेगा तो फिर चाइना अपने डॉलर का प्रभाव उसी प्रकार से स्थापित कर सकेगा, जैसा अपने जो मुद्रा का प्रभाव उसी प्रकार से स्थापित कर सकेगा जैसा अमेरिका डॉलर का है।
भू राजनीतिक लाभ, या इंडो पैसिफिक बेल्ट को चीन केंद्रित बेल्ट में बदल देगा। बिल्कुल, अमेरिका को एक सुपर पावर के तौर पर चुनौती दे सकता है और इसकी मदद से चीन भारत को घेरने की तैयारी भी कर रहा है। अब आप देख रहे हैं कि श्रीलंका के माध्यम से, इधर पाकिस्तान के माध्यम से, बांग्लादेश में अलग अलग तरीके के इन्वेस्टमेंट के माध्यम से चीन पाकिस्तान को क्या कर रहा है, चीन भारत को क्या करने की कोशिश कर रहा है, घेरने की कोशिश कर रहा है। किस नीति के माध्यम से? स्ट्रिंग ऑफ पर्ल की नीति के माध्यम से, मोतियों की माला। ठीक है, जो भी भारत के पड़ोसी देश है वहाँ पर क्या करो, इन्वेस्टमेंट करो, वहाँ पर उन देशों में जाकर इन्वेस्टमेंट करो, फिर धीरे धीरे वहाँ पर अपना नेवल बेस बना लो और पूरे तरीके से भारत को घेर लो। अब देखिए धीमी पड़ती BRI की वजह क्या है। ठीक है, एक तो सबसे बड़ा आरोप जो चीनी पर है कि वह BRI की आड़ में गरीब देशों को कर्ज जाल यानी डेप्ट ट्रैप में फंसाता है। डेप्ट ट्रैप में तो मैंने आपको बताया, लोन देता है और फिर अपनी शर्तों पर लोन देता है और फिर उनके साथ ये कहता है कि अगर चुकता नहीं कर पाए तो मैं जो भी प्रोजेक्ट बनाया हूँ उसका अधिग्रहण करूँगा। यहाँ के लोग ही, सबसे पहले तो चाइना के लोग ही उसको बनाते हैं। ठीक, तो ये एक तरह से डेप्ट ट्रैप में फंसाता है। आर्थिक साम्राज्यवाद का यह आरोप धीरे धीरे इस प्रोजेक्ट की विश्वसनीयता को कम कर रहा है। ठीक, चीन उन योजनाओं के विकास के लिए भी बेतहाशा कर्ज देता है जिनका डूबना तय है और पता है चीन को कि ये देश जो हैं वो चुका नहीं पाएंगे, फिर भी उनको लोन दे देता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट में, ऐसे प्रोजेक्ट में लोन देता है जो चाइना को पता है कि ये प्रोजेक्ट नहीं चलने वाला है, फिर भी लोन देता है। क्यों? ताकि क्या किया सके, उन देशों पर अपनी शर्त फिर बाद में मनवाएगा और उनको आर्थिक तौर पर क्या कर देगा, कमजोर बना देगा, गुलाम बना लेगा। ये चाहता है चाइना। ठीक है, जैसे श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट का विकास देख ही रहे हैं, श्रीलंका की हालत क्या हो गई है। कोविड-19 महामारी भी जो है वो BRI के धीमा पड़ने का कारण है। लोग, जो भी देश हैं वो चाह रहे हैं कि भाई अपनी पहले हम अर्थव्यवस्था को सुधार लें, उसके बाद जो है इस तरह के प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देंगे। वैश्विक आर्थिक मंदी, भू राजनीतिक स्थिरता जैसे रूस यूक्रेन युद्ध, पर्यावरण संबंधी चिंताएं जैसे यूरोप में कोयला खनन के कारण विशेष रूप से सर्बिया में लोगों के द्वारा क्या किया गया, इस मूवमेंट चलाई गई कि भाई पर्यावरण को सुरक्षित रखा जाए। परियोजना के पूर्ण होने में विलंब है। निजीकरण, ग्रीस में लोगों ने ये किया कि भाई आप बंदरगाहों के निजीकरण के विरोध में वहाँ के लोगों ने विरोध किया। पारदर्शिता का अभाव, भ्रष्टाचार है। चीनी अफसर आते हैं, ठीक, और जिस प्रकार से इच्छा है उसी प्रकार से अपने प्रोजेक्ट को वो संचालित करते हैं। कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ठीक है, लोन में अपना ही शर्त है उनका, चाइना का, जिस प्रकार से वो चाहता है उस प्रकार से ही अपने शर्तों के माध्यम से देशों को मनाता है। पश्चिमी देशों के द्वारा वन बेल्ट वन रोड या फिर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के विरुद्ध कई पहल स्टार्ट किए गए, जैसे बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड। ये किसके द्वारा? G7 किसके विरुद्ध में बनाया गया, किसको काउंटर करने के लिए? तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए। इसमें क्या था? विकासशील देशों की हम मदद करेंगे। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड में जो G7 कंट्रीज है वो चाहते हैं कि हम विकासशील देशों की मदद करें, और इसको किसके काउंटर के रूप में देखा जा रहा है? तो BRI के काउंटर के रूप में देखा जा रहा है। यूरोपीय संघ द्वारा ग्लोबल गेटवे पहल, ये क्या है? 2027 तक दुनिया भर में सार्वजनिक और निजी बुनियादी ढांचे में निवेश हेतु 300 अरब यूरो जुटाने से संबंधित है। और ये कहीं ना कहीं क्या है? ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ही एक काउंटर है जो यूरोपीय संघ द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, BRI के प्रति भारत का रवैया, ये तो आपको पता ही है कि BRI में एक जो कॉरिडोर जो बन रहा है, चाइना हालांकि चाहता था कि भारत जुड़े इसमें, लेकिन एक जो उसमें कॉरिडोर बन रहा है वो कॉरिडोर क्या है? चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, और वो हमारे कश्मीर से होकर गुजरता है। और चाइना इस तरह का जब काम कर दिया तो भारत को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। तो एक कारण तो ये है कि भारत का रवैया BRI के प्रति नकारात्मक है। दूसरा, भारत को पता है कि चीन जो है इसके माध्यम से आर्थिक साम्राज्यवाद को बढ़ावा देना चाहता है। चीन देशों को अपना आर्थिक तौर पर गुलाम बनाना चाहता है। तो भारत का रवैया BRI को लेकर काफ़ी इस कारण से ही, स्पेशली CPEC के कारण से नकारात्मक रहा है। हालांकि बहुत विशेषज्ञ ये भी कहते थे कि इससे भारत में
जो है विकास बढ़ेगा, भारत में आर्थिक जो गतिविधि है वो मजबूत होगी, भारत ज़्यादा से ज़्यादा निर्यात कर सकेगा। लेकिन चूंकि मामला चूंकि संप्रभुता का है, सीपेक हमारे कश्मीर से होकर गुजरता है, जिसके कारण क्या है, तो हम इस BRI इनिशिएटिव में नकारात्मक भाव ही रखते हैं। ठीक, आगे का रास्ता क्या होना चाहिए? आगे का रास्ता भारत को क्या करना चाहिए? तो भारत को क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। एक्ट ईस्ट पॉलिसी आप देख ही रहे हैं, भारत का सागर विजन एक महत्वपूर्ण है, जिसमें भारत मैरीटाइम समुद्री सहयोग बढ़ाना चाहता है, समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहता है। भारत स्वयं एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर एवं फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक पहल जैसे ढेर सारी परियोजनाओं का पहले से ही हिस्सा है, तो क्यों वो BRI का हिस्सा बनने जाए? वो पहले से ही इस तरह के प्रोजेक्ट का हिस्सा बना हुआ है, और उस प्रोजेक्ट के हिस्सा जब बना हुआ है भारत, तो उसको बेहतर बनाने की ओर भारत का ध्यान होना चाहिए। क्वाड जैसी सहयोगात्मक संगठन की मदद से भारत को चीन पर बराबर का दबाव डाले रहना चाहिए। ठीक, आप लोग कमेंट में बताएंगे कि क्वाड में कौन कौन से देश शामिल हैं, ये UPSC में भी पूछ सकता है। भारत ईरान में चाबहार बंदरगाह विकसित कर रहा है, जो मध्य एशियाई देशों को एक नया भूमि समुद्री मार्ग प्रदान करेगा। तो मध्य एशिया के साथ काम हो जा रहा है भारत का, चाबहार बंदरगाह विकसित करके वहां तक पहुंच स्थापित कर लेगा। इधर एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर है, वहां पर वो अफ्रीकी देशों के साथ मजबूत से संबंध बना पाएगा, आर्थिक गतिविधि है उसको मजबूत कर पाएगा। 2016 में म्यांमार और भारत ने सितवे में एक गहरे पानी के बंदरगाह का निर्माण किया। अब देखिए, भारत मुंगला समुद्री बंदरगाह के आधुनिकीकरण में बांग्लादेश की सहायता करेगा। भारत बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह का भी इस्तेमाल कर सकता है। तो इधर जितने भी भारत के पड़ोसी देश हैं, साथ ही साथ अगर बात करें मध्य एशिया के साथ संपर्क स्थापित करना, अफ्रीका के साथ संपर्क स्थापित करना, इन सभी के माध्यम से भारत चाइना के इस बेल्ट रोड इनिशिएटिव को काउंटर कर रहा है। अभी बस यही है, यहाँ पर एक आपका जो सबसे महत्वपूर्ण रास्ता है, जो वे फॉरवर्ड है, वो यही है कि भारत को जो ये अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, इसको मजबूती से लेकर आगे बढ़ना चाहिए। जो सागर विजन है, इसको मजबूती से लेकर आगे बढ़ना चाहिए। साथ ही साथ उप महाद्वीप में क्षेत्रीय संपर्क को काफ़ी मजबूत बनाना चाहिए। तो भारत को ये सब काम बिल्कुल करना चाहिए, जिससे भारत ये BRI जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर कर पाएगा। जितने भी इंटरनेशनल अगर कोई सम्मेलन हो रहा है, समिट्स हो रहे हैं, वहां पर भारत को क्या करना चाहिए? भारत को ये BRI के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए, मतलब देशों को जागरूक करना चाहिए कि कहीं ना कहीं वो क्या हो रहे हैं, आर्थिक रूप से गुलाम बन रहे हैं, और अपना संपर्क जो है वो मजबूत करना चाहिए। तो यहां पर अगर आपसे कोई सवाल पूछे कि भारत जो है वैश्विक मंच पर जाकर क्या कर सकता है, अपने संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर सकता है, चीन किस प्रकार से आर्थिक साम्राज्यवाद को बढ़ावा दे रहा है, यह भारत सबके सामने रख सकता है, और उसके माध्यम से देश जो आर्थिक गुलामी की तरफ जा रहे हैं, विभिन्न देश, उनको रोक सकता है। तो ये सब काम भारत कर सकता है। ठीक है, तो ये जो नीति, ये कमेंट आप लोग बताएंगे, डायमंड नेकलेस नीति किस देश की सामरिक रणनीति है? इस पर मैं हालांकि वीडियो लेकर आऊँगा। ये बहुत अच्छी रणनीति है जो स्टार्ट की जा रही है। तो यहाँ पर देश का नाम नहीं बताएंगे, देश का नाम आपको कमेंट में बताना है। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच।